हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अपडेट फॉल में। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आएँ तो उसको कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि ड्यू फॉल से रिलेटेड हर वीडियो आपको यहीं मिलेगी। तो आज हम बात कर रहे हैं ड्यू फॉल के फर्स्ट सेमेस्टर वाले बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स की, जिनका एक सब्जेक्ट है हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन। तो आपका एग्ज़ाम आने वाला है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस करूँगा इस वीडियो में कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, और इन क्वेश्चन के संग उनके आंसर भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी अपडेट आपको अपडेट फॉल पर मिलेगी। और एग्ज़ाम से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको जितनी जल्दी हो सके कमेंट में आंसर दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, और लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलना अपडेट फॉल के इस चैनल पर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन कहता है हिंदी सिनेमा के सैद्धांतिक आधारों का विवेचन करें। हिंदी सिनेमा के सैद्धांतिक आधारों का विवेचन करना है, तो आंसर देखो क्या कहता है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है सिनेमा का। अगर आपने अच्छे से अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने सारे चैप्टर पढ़े हैं तो प्लीज़ आपको बहुत हेल्प होने वाली है। तो सबसे पहले आपको सिनेमा का इंट्रोडक्शन देना है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से इसको ईजिली पढ़कर अपने एग्ज़ाम में कर सकते हैं। तो सिनेमा का निर्माण एक व्यक्ति नहीं बल्कि कई व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। किसी भी फिल्म के निर्माण से पहले फिल्मकार द्वारा सिद्धांत, मूल्य, विषय, नियम आदि तय किए जाते हैं। हम जानते हैं कि निर्माण से पहले फिल्मकार सिद्धांत। हम जानते हैं कि सिनेमा का समाज के साथ और साहित्य के लगभग सभी विधाओं के साथ मजबूत संबंध होता है। सिनेमा के निर्माण में वैज्ञानिक तकनीकी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन सिनेमा का निर्माण एक कला भी है। कई विधाओं और कलाओं को सिनेमा अपने भीतर समेटे हुए है। गीता, संगीत, चित्रकला, वस्तुकला, कविता, कहानी सबका समावेश सिनेमा होता है। ये भी कहना सही है कि सिनेमा इन कलाओं को न केवल अपने अंदर समाहित करता है बल्कि उसे और भी बेहतर ढंग से प्रस्तुत करता है। कला और तकनीक का ये आपसी सम्मेलन नीति और नियम के तहत होता है। तो आगे देखिए, सिनेमा के बारे में और डिस्कस किया हुआ है, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आपको सिनेमा का इंट्रोडक्शन के बाद आपको सिद्धांत से रिलेटेड बातें बतानी होगी, क्योंकि यहाँ पे सिद्धांत से फिर आपको यहाँ पे सिद्धांत शब्द का इंट्रोडक्शन देना है कि सिद्धांत होते क्या हैं, उसके बारे में आपको थोड़ा बताना है। जैसे यहाँ लिखा है, सिद्धांत शब्द सिद्धि और अंत दो शब्द से मिलकर बना है। सिद्धांत शब्द का अर्थ है सिद्धि का अंत। ये वह धारणा है जिसे सिद्ध करने के लिए जो कुछ हमें करना था वो हो चुका है, अब सभी उसे मानने लगेंगे। तो धर्म, विज्ञान, दर्शन, नीति, राजनीति सभी क्षेत्र के अपने अपने सिद्धांत होते हैं और उनके स्वरूप भी अलग अलग होते हैं। धर्म के क्षेत्र में सिद्धांत आस्था पर आधारित होते हैं और उन्हें सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन विज्ञान क्षेत्र में सिद्धांत को सिद्ध करना पड़ता है। सिनेमा के क्षेत्र में सिद्धांत अलग ढंग से निर्धारित होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो फिल्म निर्देशक अपने विचार और सिद्धांत को सिनेमा के माध्यम से प्रस्तुत करता है, लेकिन वह मनोरंजन और आर्थिक सफलता का भी ध्यान रखता है। आगे देख लेते हैं। फिर बताता है, फिल्म निर्माण में बहुत अधिक धन के निवेश की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उसे अपने सिद्धांत के साथ अपने धन की वापसी भी करने की चिंता होती है। एक फिल्मकार अपनी प्रतिभा और विचार के आधार पर फिल्म का निर्माण करता है। बाद में फिल्मकारों को उस फिल्म के प्रयुक्त कुछ तत्व प्रभावित करते हैं। अब तो देखो, ये आपको समझ आ गया होगा किस तरीके की बात की गई है। फिर यहाँ पे आपको जिस बारे में बात की गई है उसे देख लेते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित प्रमुख सिद्धांत हैं जिन पर सिनेमा का सारा कह सकते हैं, जिस पर स्ट्रक्चर खड़ा होता है सिनेमा का। यहाँ पहला उपकरण है उपकरण सिद्धांत। सिनेमा के निर्माण में बड़ी संख्या में वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग होता है। इन उपकरणों की सहायता से फिल्म में चमत्कार उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है। किसी भी फिल्म में किसी घटना को जीवित रूप में प्रस्तुत किया जाता है, बल्कि कभी कभी असंभव प्रतीत होने वाली घटनाओं को भी दर्शक के सामने उपकरण के माध्यम से घटने हुए दिखाया जाता है। तो यहाँ पे उपकरण की सारी बातें की गई हैं कि किस तरीके से उपकरण काम आते हैं आपके फिल्म में, तो आपको वही चीज़ें बतानी है। फिर आता है लेखक सिद्धांत। लेखक सिद्धांत अगर नहीं होगा तो शायद फिल्म ही नहीं होगी। तो सबसे पहले फिल्म के निर्माण के लिए एक कहानी की
की ज़रूरत होती है। यह कहानी किसी विशेषज्ञ लेखक द्वारा लिखी जाती है। लेखक कहानी लिखकर निर्देशक को सौंप देता है और निर्देशक उसमें अपने अनुसार बदलाव करता है। इसके कारण मूल कहानी की फिल्मी कहानी में ज़मीन आसमान का अंतर आ जाता है। कई फिल्मों में निर्देशक ही लेखक भी होते हैं और मूल कहानी में फिल्म के प्लॉट के अनुसार बदलाव लाए जाते हैं। सिनेमा की कहानी लिखना एक कला है और इस कला के भी अपने नियम होते हैं। यही नियम धीरे धीरे सिद्धांत का रूप ले लेते हैं। फिल्म के अनुकूल कहानी के दृश्य और श्रव्य पक्ष को बदलना पड़ता है। ये बदलने की कला ही लेखन सिद्धांत कहलाता है। तो आपको समझ आया होगा। फिर देखते हैं नारीवाद सिद्धांत। पूरे विश्व में स्त्री को पुरुषों के मुकाबले दोयम दर्जे का नागरिक मानने की मानसिकता रही है। प्राय स्त्रियों को उनके अधिकार से वंचित भी रखा गया है। हर दिन स्त्रियों के खिलाफ अत्याचार और शोषण की घटनाएं होती रहती हैं। इस कारण समाज में स्त्री सशक्तिकरण के लिए आंदोलन भी होते रहे हैं। सिनेमा ने स्त्री सशक्तिकरण के लिए होने वाले आंदोलनों के समर्थन में अपनी आवाज़ बुलंद की है। फिल्मकारों ने स्त्री सशक्तिकरण के आंदोलनों को, स्त्रियों के खिलाफ हो रहे अन्याय को, प्रजनन संबंधी अधिकार को आदि को फिल्मों का विषय बनाया है। स्त्रियों के पक्ष में वातावरण का निर्माण करने के उद्देश्य से बनी फिल्में नारीवाद फिल्म सिद्धांत के आधार पर बनती है। तो आपको पता चला होगा नारीवादी सिद्धांत क्या है। आगे देखते हैं। फिर आता है परंपरागत फिल्म सिद्धांत। सिनेमा का परंपरागत फिल्म सिद्धांत उसे एक विशेष संरचना प्रदान करता है। हिंदी सिनेमा के इतिहास में जब हम फिल्मों का सूक्ष्म अध्ययन करते हैं तो ये देखते हैं कि अधिकांश फिल्मों में कुछ सामान्य तत्व मौजूद है। हम अधिकांश फिल्मों में के संदर्भ में देखते हैं कि उनमें एक नायक होता है। ये नायक साधारण दुनिया विशेष दुनिया में प्रवेश करता है। उसके जीवन में लक्ष्य होता है। पूरी फिल्म में लक्ष्य को प्राप्त करने के जद्दोजहद करता है और अंत में उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। प्रेम और गीत संगीत के संदर्भ में भी परंपरागत सिद्धांत का ही प्रयोग किया जाता है। पहली बार किसी फिल्मकार ने अपनी फिल्म में इनका प्रयोग किया और धीरे धीरे अधिकांश फिल्मकारों ने इसका अनुसरण किया। फिर आता है मार्क्सवादी फिल्म सिद्धांत। मार्क्सवाद के विचारों ने पूरी दुनिया को जीतना प्रभावित किया, उसके कहीं अधिक सिनेमा जगत को प्रभावित किया है। मार्क्सवाद समाज को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक शोषक और दूसरा शोषित। जो सामाजिक परिवर्तन के लिए मार्क्सवाद वर्ग संघर्ष की बात करता है और संघर्ष में शोषित या सर्वहारा के पक्ष में खड़े होने की अपील करता है। ये विचार हिंदी फिल्मों का केंद्रीय विचार है। सभी फिल्में सर्वहारा में पक्ष में खड़ी दिखाई देती हैं। 1920 के आसपास सोवियत रूस के फिल्म निर्माताओं के ये लिखा है सरगेई ने सबसे पहले मार्क्स के विचारों को फिल्मों में ढालने का प्रयास शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे ये सिद्धांत का रूप लेता चला गया और पूरे विश्व में सिनेमा इसी सिद्धांत के आधार पर बनने लगा। फिर आता है दार्शनिक फिल्म सिद्धांत। दर्शन शास्त्र वह ज्ञान है जो परम सत्य और प्राकृतिक सिद्धांतों की व्याख्या करता है। दर्शन शास्त्र यथार्थ को देखने की एक दृष्टि देता है। इससे सामाजिक चेतना भी उत्पन्न होती है। सिनेमा ने हमेशा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दर्शन शास्त्र जनित ज्ञान को सिद्धांत के रूप में चित्रित किया है। फिल्में हमेशा ही सत्य, अच्छाई, धर्म, सेवा, कर्तव्य, राष्ट्र प्रेम, मानवता, मूल्य आदि का न केवल चित्रण करती है बल्कि एक तरह से प्रचार प्रसार भी करती है। फिर आता है मनोविश्लेषणात्मक फिल्म सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रवर्तन सिगमंड फ्रायड ने किया था। फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद ने कला, साहित्य और सिनेमा को बहुत अधिक प्रभावित किया है। इस सिद्धांत से प्रभावित फिल्मों में मनुष्य की मानसिक स्थिति, उसकी भावनाएं और उसकी चेतना का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। फिर देखते हैं नव यथार्थवादी फिल्म सिद्धांत। ये आपके सब सिद्धांत है, आप इनको नोट कर लेना, आपकी हेल्प होएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उसको क्वेश्चन कहता है हिंदी सिनेमा में गीत संगीत की महत्वपूर्ण भूमिका है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अब जब हिंदी सिनेमा है तो उसमें गीत सॉन्ग भी होंगे, उसमें गाना भी होगा, तो किस तरीके से भूमिका निभाते हैं उसके बारे में आपको उदाहरण सहित आपको उसका स्पष्ट करना है। तो देखो, हिंदी सिनेमा में गीत और संगीत का महत्व बताना है आपको। भारतीय गीत संगीत
भारतवर्ष की पहचान है। यह प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक और मार्गदर्शक रहा है। गीत संगीत ने धार्मिक एवं सामाजिक ढांचे को विकसित करने का काम भी किया है। इससे हमें अध्यात्म से जोड़कर रखा है। भारतवर्ष में गीत संगीत प्राचीन काल से ही विकसित है। इसका प्रारंभ अगर जाने तो धर्म ग्रंथों के मुताबिक वैदिक काल से ही पूर्व से है। गीत और संगीत आपको यानी हिस्ट्री बता देनी है पूरी कि किस तरीके से इसका निर्माण हुआ और कैसे आया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो आपको कहीं ना कहीं हेल्प होएगी बहुत ज़्यादा वाली। तो ये पूरी हिस्ट्री है। जैसे अब एग्जाम्पल में भारतीय संगीत के एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हैं रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों की रचना गीत संगीत के प्रभाव और प्रेरणा से हुई है। भारतीय संगीत के 7 स्वर है, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये आपको पता है। साथ ही भारतीय संगीत को 3 भागों में शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत में बांटा गया है। सिनेमा में सुगम संगीत का प्रयोग होता है। भारतीय सिनेमा और गीत संगीत का साथ आत्मा और शरीर का है। ठीक है। फिर उसके बाद कहता है अगर कहा जाए तो दोनों एक दूसरे के पूरक है। आज सिनेमा की अप्रत्याशित सफलता और ऊंचाई में गीत संगीत का ही विशेष योगदान है। आपको जितने भी संगीत और गीत होते हैं उसका सारे महत्व बता देने हैं। अगर संगीत नहीं होंगे तो कोई ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। सिनेमा में जो मूवीज़ होंगी उसमें देखने में उसको मतलब कह सकते हैं इंटरेस्ट नहीं आएगा। यही चीज़ आपको बतानी है और आपको उसका बता देना है कि किस किस तरीके से इसके लाभ हैं और सब आपको बताने हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर यहाँ पे देखो कहता है कि फिल्मों का निर्माण शुरू होने लगा। लोकप्रियता और पहचान आज़ादी के बाद मिली। इस दौर में फिल्में ब्लैक एंड वाइट निर्मित होती थी। 1952 में निर्मित फिल्म आन भारत की पहली कलर फिल्म थी जो एक अपवाद फिल्म थी ब्लैक एंड वाइट के बीच। उस सुनहरे दौर में नौशाद, F.D. बर्मन, मोहम्मद जौहर, ख़याम, हसरत जयपुरी, मजरूह सुल्तानपुरी जैसे गीतकार और संगीतकार थे जिनके लिखे गीत और स्वरबद्ध किए संगीत को बॉक्स ऑफिस पर सफलता की गारंटी माना जाता था। हिंदी फिर आपको यहाँ पे अपने जो बॉलीवुड से रिलेटेड हिस्ट्री है ना, फिर वो आपको वो चीज़ यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो लॉन्ग हो जाएगा, तो आपके नंबर पूरे मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप यहाँ पे इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो पूरी कहानी लिखी है, आपको बहुत हेल्प करेगी। आगे देख लेते हैं। अब कहता है क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है हिंदी सिनेमा के उद्भव और विकास के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। हिंदी के सिनेमा का विकास कैसे हुआ, उसको उद्भव कैसे हुआ, उस पर आपको बातें बतानी है। तो वो देख लो कि 1895 में लूमियर ब्रदर्स ने पेरिस सैलून सभा भवन में इंजन ट्रेन की पहली फिल्म प्रदर्शित की थी। इन्हीं लूमियर ब्रदर्स ने 7 जुलाई 1896 को बम्बई में वाटसन होटल में फिल्म का पहला शो भी दिखाया था। ₹1 प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क देकर बम्बई में सम्भ्रांत वर्ग ने वाह वाह और करतल ध्वनि के साथ इसका स्वागत किया। उसी दिन भारतीय सिनेमा का जन्म हुआ था। जन समूह के जोशीली प्रतिक्रियाओं से प्रोत्साहित होकर नॉवेल्टी थिएटर में इसे फिर प्रदर्शित किया गया और निम्न वर्ग तथा अभिजातीय दोनों वर्गों को लुभाने के लिए टिकट की कई दरें रखी गई। रूढ़िवादी महिलाओं के लिए जनाना शो भी चलाया गया। सबसे सस्ती सीट 4 आने की थी और 1 शताब्दी के बाद ये चमनने वाले ही सिनेमा इनके सितारों, संगीत निर्देशकों और दरअसल भारत के संपूर्ण व्यावसायिक सिनेमा के भाग्य विधाता है। 1902 के आसपास अब्दुल्ली, यूसुफ अली और J.S. मादन जैसे उद्यमी छोटे खुले मैदानों में घूमकर तंबुओं में बाइस्कोप का प्रदर्शन करते थे। इन्होंने बर्मा से लेकर सिलोन तक सिनेमा के वितरण एक साम्राज्य खड़ा किया। प्रारंभिक सिनेमा पियानो अथवा हारमोनियम वादक पर निर्भर होता था, जिनकी आवाज़ प्रोजेक्टर की खड़खड़ाहट में खो जाती थी। लेकिन आयातित फिल्में और डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के नएपन का आकर्षण बहुत जल्दी ही दम तोड़ने लगा। फिर फिल्म प्रदर्शकों को अपनी प्रस्तुतियों को आकर्षक बनाने के लिए नृत्यांगनाओं, करतबबाजों और पहलवानों को मंच पर उतारना पड़ा।
फिर उसके बाद शुरुआती दिनों में विवेकशील भारतीय दर्शक विदेशी फिल्मों से स्वयं को जुड़ा हुआ नहीं पाते थे। 1901 में एफ.एच. भटवाडेकर फावे दादा के नाम से विख्यात है ने पहली बार भारतीय विषय वस्तु और न्यूज़ रीलों की शूटिंग की। इसके तुरंत बाद तमाम यूरोपीय और अमेरिकी कंपनियों ने भारतीय दर्शकों के लिए भारत में शूट की गई भारतीय न्यूज़ रीलों का लाभ लिया। फरवरी 1901 में कलकत्ता के क्लासिक थिएटर में मंचित अली बाबा बुद्ध सीताराम नाटकों की पहली बार फोटोग्राफी हीरालाल फैन की। यद्यपि भारतीय बाजार में यूरोपीय अमेरिकी फिल्मों से पटा हुआ था, लेकिन बहुत कम दर्शक इन फिल्मों को देखते थे क्योंकि आम दर्शक इनसे अपने को अलग थलग पाते थे। मई 1912 में आयातित कैमरा, फिल्म स्टॉक और यंत्रों का प्रयोग करके हिंदू संत पुंडलिक पर आधारित एक नाटक का फिल्मांकन आर.जी. टॉर्नी ने किया, जो शायद भारत की पहली फुल लेंथ फिल्म है। फिर आपको हिस्ट्री बताती चली जानी कि कैसे कैसे काम हुआ। देखो, पहली फिल्म थी 1913 में दादा साहब फाल्के द्वारा बनाई गई राजा हरिश्चंद्र फिल्म की। काफ़ी जल्द ही ये सब क्या है, ये सारे इसके विकास हैं, इसका उद्भव है, कैसे हुआ, स्टार्टिंग कैसे हुई, फिर धीरे धीरे कैसे विकास हुआ, यही चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट लेते चले। फिर कुछ और क्वेश्चन है, जैसे अब क्वेश्चन कहता है सिनेमा निर्माण में कैमरों का महत्व स्पष्ट कीजिए। यानी जो सिनेमा था उसके निर्माण में कैमरों का क्या महत्व था, वो आपको बताना है। सिनेमा शूटिंग में कैमरे की अहम भूमिका है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। हिंदी सिनेमा में 90 के दशक के बाद आए बदलावों को रेखांकित कीजिए। यानी हिंदी सिनेमा जो 90 के दशक में था उसके बाद कैसे चेंज हुआ, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन आ सकता है एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए किन्हीं 3 पर संक्षेप में टिप्पणी कीजिए। पहला है साहित्य और सिनेमा का संबंध, दूसरा है कला सिनेमा, फिर तीसरा है डबिंग, फोर्थ है सिनेमा निर्माण की चुनौतियाँ और दीवार की संवाद योजना। तो देखो, ये 4-5 पॉइंट है, इनमें से आपको किन्हीं 3 पे शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है, शायद 2 पे भी आए। तो ऐसे ऑप्शनल में बहुत सारे होंगे, आपको किन्हीं पे संक्षेप में टिप्पणी लिखनी होगी। तो मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट साहित्य और सिनेमा का संबंध का आंसर दिखाया है यहाँ पे। बाकी आप अपना पढ़ के कर सकते हैं, गूगल से निकाल लीजिएगा। मेरा मेन मकसद आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने का है। तो साहित्य और सिनेमा का संबंध क्या है वो देख लीजिए यहाँ पे। तो कहता है सन 1913 भारतीय सिनेमा और भारतीय साहित्य के लिए एक उल्लेखनीय वर्ष है। इस वर्ष जहां एक तरफ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और उनकी महान कृति गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ दादा साहब फाल्के द्वारा अपनी फिल्म राजा हरिश्चंद्र के जरिए भारतीय सिनेमा की नींव रखी गई थी। यानी जब भारतीय साहित्य विश्व पटल पर प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहा था, तब सिनेमा देश भर में अपने लिए जमीन तलाशने की कोशिश में लगा हुआ था। लेकिन आज उक्त दोनों घटनाओं को 100 वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के बाद ये स्थिति बनी है कि भारतीय सिनेमा, विशेषकर हिंदी सिनेमा, जहां अपना वैश्विक विस्तार कर चुका है, वहीं हिंदी साहित्य बहुधा पुरस्कारों की राजनीति में उलझा पाठकों से विपन्न होकर अपने द्वारा ही बनाए गए एक संकुचित दायरे से सिकुड़कर रह गया है। हिंदी साहित्य ने प्रतिष्ठा और पाठक दोनों गंवाए हैं। इस स्थिति के कारणों में उतरने पर विषयांतर हो जाएगा। अतः सार संक्षेप में इतना ही कहना ठीक होगा कि बीते 100 वर्षों में सिनेमा ने जहां दर्शकों की अभिरुचि को पकड़ते हुए समय के साथ साथ खुद को विषय वस्तु से लेकर प्रस्तुति विधान तक निरंतर अद्यति किया, वहीं साहित्य अपनी कथित महानता के दम में पुरानी लकीर ही पीटता रह गया। तो परिणाम सिनेमा के दर्शकों में निरंतर विस्तार हुआ है, तो वहीं साहित्य में पाठक सिमटते गए हैं। तो आपको यहाँ पे संबंध बनाना है। हिंदी साहित्य और सिनेमा के संबंधों पर आए तो स्थिति बड़ी जटिल नज़र आती है। शुरुआती दौर में सिनेमा ने सफल साहित्य कृतियों के फिल्मांकन पर ध्यान लगाया था, लेकिन जब ऐसी फिल्में बड़े पर्दे पर असर छोड़ने में कामयाब नहीं हुई, तो धीरे धीरे साहित्य से सिनेमा जगत का लगाव कम होता गया। इस लगाव में कम होने का संभवतः एक कारण यही है कि हिंदी में बहुधा साहित्यकार एक तरफ तो ये इच्छा रखते हैं कि उनकी रचना पर फिल्म बने, और दूसरी तरफ सिनेमा को दोयम दर्जे का माध्यम भी मानते हैं। तो प्रेमचंद से होकर उनके
उत्तरवर्ती तमाम साहित्यकारों में ये समस्या बनी रही और एक हद तक आज भी है। तो प्रेमचंद की कहानी पर मोहन भावनानी ने मील मजदूर नामक फिल्म बनाई थी, लेकिन प्रेमचंद को कहानी में बदलाव के साथ फिल्म बनाना पसंद नहीं आया। एक पत्री है, देखो सारी चीज़ें वो हैं कि कैसे संबंध है, यानी कि मतलब कहीं ना कहीं दिखाया गया है कि अगर सिनेमा इस तरीके से काम करता था तो उसके संबंध में ही जो साहित्य था वो किस तरीके से कार्य करता था, वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे कहता है 1936 में प्रेमचंद की मृत्यु हो गई और इस तरह सिनेमा में उनकी यात्रा अधिक समय तक नहीं चल पाई, लेकिन उनके उक्त कथन से यह स्पष्ट है कि सिनेमा को अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप माध्यम ना मानने के बावजूद भी आदर्शवाद को दबाकर इस क्षेत्र में काम करने का मन बना रहे थे। प्रेमचंद के बाद चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ, अश्क पांडे, बेचैन, शर्मा उग्र, अमृतलाल नगर भी मुंबई अपनी किस्मत आजमाने पहुँचे, लेकिन शायद उनके साहित्यिक आदर्शों का तालमेल भी सिनेमा की ज़रूरतों से नहीं बैठा और आगे पीछे सब असफल ही लौट गए। यद्यपि भगवती चरण वर्मा ने उपन्यास चित्रलेखा पर समान नाम से केदारनाथ शर्मा ने दो बार फिल्में बनाई और पहली फिल्म सफल भी रही, लेकिन इससे वर्मा जी को सिनेमा जगत में कोई स्थायी आधार नहीं मिल पाया। फिर 60 के बाद दौर में फिल्म लेखन में यदि किसी का सिक्का चला तो गुलशन नंदा थे। वे निस्संदेह हिंदी साहित्य के सबसे बड़े सिनेमा लेखक थे। उनके लिखे पर 2 दर्जन से अधिक फिल्मों का निर्माण हुआ, जिनमें से ज़्यादातर कामयाब रही। फिर 70 के बाद सिनेमा लेखन में परिदृश्य में जो साहित्यकार नजर आए उनमें राही मासूम रज़ा, धर्मवीर भारती, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मन्नू भंडारी प्रमुख हैं। आप प्लीज़ इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है तो मैं आपको सारा डीपली बताऊंगा तो शायद वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ये देखिए, मदर इंडिया अथवा पीके फिल्म की समीक्षा कीजिए। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है मदर इंडिया और पीके ही आए, कोई सी भी मूवी आ सकती है, तो आपको इसकी समीक्षा करनी होगी। फिर सेकंड क्वेश्चन कहता है जन माध्यम के रूप में सिनेमा की भूमिका पर प्रकाश डालिए। फिर इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, फिल्म निर्माण के आवश्यक तत्व का परिचय दीजिए। तो ये क्वेश्चन मैंने इसका आंसर भी यहाँ पे लिखा है, तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले होता है एक वाक्य की कहानी, यानी 1 लाइन स्टोरी। फिल्म निर्माताओं के सामने कोई व्यक्ति इसी रूप में कहानी को लेकर आता है। लेखक की कहानी 5 पन्ने की, 10 पन्ने की या उससे अधिक बड़ी हो सकती है। कोई उपन्यास या नाटक भी हो सकता है। फिर सेकंड आता है पूर्ण कहानी बनाने की प्रक्रिया। विचार सूत्र या वाक्य की कहानी को विकसित कर एक पूरी कहानी बनाई जाती है। निर्माता इस कहानी का चयन और आवश्यक परिवर्तन करता है और सबकी स्वीकृति के लिए रखा जाता है। इसे फिल्म की कथा कह सकते हैं। फिर आता है पात्रों का चुनाव। कहानी स्वीकृत हो जाने के बाद अनुकूल मुख्य पात्रों जैसे हीरो हीरोइन का चयन किया जाता है। फिर आता है पटकथा का निर्माण। फिल्म की कथा को पटकथा में ढाले बिना फिल्म निर्माण बड़ा जटिल होता है। पटकथा लेखक या निर्देशक द्वारा कहानी की पटकथा सिनेमा की फिल्मांकन के अनुरूप तैयार की जाती है। पटकथा एक नहीं अनेक होती है, जिसमें कैमरा पर्सन और अभिनेताओं समेत सभी जरूरी लोगों के लिए आवश्यकता के अनुरूप पटकथाएं तैयार की जाती हैं। फिर आता है संवाद लेखन। इसमें पटकथा की तैयारी के साथ साथ संवाद लेखक का आगमन होता है और निर्देशक की सलाह से दृश्यों का ध्वनिकरण करना तथा इससे जरूरी काट छाट संभव हो जाती है। इससे पटकथा का नाटकीय विधान तन जाता है, उसमें कसाव पैदा हो जाता है। पटकथा में स्पेसिफिक्स यानी समय, जगह और जहाँ पे आपको शूटिंग वगैरह करनी है वो चीज़ें यहाँ पे सब फिक्स होती है। फिर आता है बजट बनाना। फिल्म बनाने के लिए एक बजट तैयार होता है कि कौन सी चीज़ के लिए कितना पैसा आपको कहाँ लगाना है। फिर आता है फाइनेंसर और वितरक। फाइनेंसर
इसी दौरान स्टोरी सुनने आ जाते हैं। साथ ही वे तय करते हैं कि फ़िल्म में कितने गीत नृत्य होंगे। इन दोनों की भूमिका कई बार निर्देशक की परिकल्पना को भी प्रभावित करने लगती है। अभिनेताओं का चयन हेरफेर भी इनके चलते कई बार करना पड़ता है। फिर आता है संगीत गीत। अब जब आप फिल्म की तैयारी कर रहे हो तो उसमें सॉन्ग तो होगा, डांस भी होगा, सॉन्ग भी होगा, शूटिंग होगी, लोकेशन और स्टूडियो होगा, फिर आपका दृश्य संपादन होगा, फिर आपका लिपसिंग होगी, फिर आपका पार्श्व संगीत और पार्श्व ध्वनि का रिकॉर्डर भी होगा, रिकॉर्डिंग करने वाला भी होगा, फिर डबिंग भी होगी, क्योंकि ऐसे एक्टर होते हैं जो कोई लैंग्वेज नहीं बोल पाते तो उसकी डबिंग करानी पड़ती है। फिर सेंसर बोर्ड, जब आपकी मूवी बनकर तैयार हो जाएगी तो उसको सेंसर बोर्ड के पास लेकर जाना पड़ेगा। फिर वो वहाँ पे एक आपको सर्टिफिकेट देगा कि ये यहाँ पे सेंसर बोर्ड में पास करानी पड़ेगी मूवी। फिर उसकी रिकॉर्डिंग होएगी। फिर उसके बाद प्रिंट रिलीज़ होगा कि आपको बताना पड़ेगा पब्लिक को किस तरीके से, मतलब एक प्रिंट आपको करवानी पड़ेगी रिलीज़ के लिए। फिर उसके बाद प्रदर्शन करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करानी पड़ेगी। तो यही चीज़ें सारे इसके आवश्यक तत्व है एक सिनेमा के निर्माण के लिए। फिर क्वेश्चन आता है, सिनेमा प्रसारण अधिनियम के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। फिर आता है, अछूत कन्या अथवा मुगल-ए आजम फिल्म की समीक्षा करें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके संग डिस्कस करे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर किसी को ये नोट्स चाहिए तो प्लीज़ मैं कमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, अपने अपडेट फॉल ग्रुप का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाना और पर्सनली मुझे मैसेज करना, मैं आपको बताऊँगा। और आपको अगर नोट्स चाहिए होंगे तो वहीं पे सारी बातें होंगी। तो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करना और सब्सक्राइब करना अपडेट फॉल को, ऐसी छोटी छोटी अपडेट्स के लिए। थैंक